कल हम लोग अनुच्छेद 19 पर बात कर रहे थे और बात आ रही थी कि चूंकि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का प्रयोग है, इसलिए और कुछ न भी पढ़ा जाए तो भी इतनी बात तो निकल ही आती है कि निश्चित रूप से जो व्यापार या वाणिज्य संबंधी स्वतंत्रताएं हैं वे असीमित और अनियंत्रित ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि समाजवादी शब्द का आप कोई अर्थ ले लें, आप प्रवेश ही मत करें भारत के संविधान में, बस पहली लाइन पर रुक जाए तो भी निष्कर्ष यह निकलेगा कि जो व्यापार कारोबार आदि की स्वतंत्रताएं हैं ये असीमित और अनियंत्रित ये तो नहीं ही हो सकती। भले ही समाजवादी शब्द का कितना भी संकुचित अर्थ ले लिया जाए और भले ही समाजवादी शब्द का कितना भी विस्तृत अर्थ ले लिया जाए, कुछ भी आप कर लें, लेकिन एक बात माननी ही पड़ेगी कि व्यापार और कारोबार इसे करने की स्वतंत्रता असीमित और अनियंत्रित नहीं है। अब सवाल यह है कि समाजवादी शब्द का हम क्या अर्थ लें, ये सवाल पैदा हो। तो चूंकि समाजवादी भी शब्द प्रयुक्त हुआ है और विशेषतः जहां पर यह स्वतंत्रता अभिव्यक्त की गई है, जहां पर यह स्वतंत्रता वर्णित की गई, वहां युक्ति संगत निर्बंधन ये शब्द भी आया है। इसका मतलब यह हो गया कि हमें समाजवादी शब्द को युक्ति संगत निर्बंधन इस शब्द की लाइट में व्याख्यायित करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से पहले जो हक मिला किसे, राज्य को, वो युक्ति संगत निर्बंधन लगाने के संबंध में मिला। और जब युक्ति संगत निर्बंधन लगाने के संबंध में मिला तो निर्वचन का एक अन्य नियम भी आ जाता है, और वो निर्वचन का अन्य नियम ये कहता है कि जो विशेष बात है, जो विशेष परिस्थिति में लागू होने के लिए आशयित है, तो उस विशेष परिस्थिति में जब उस विशेष बात को लागू करें तो सिर्फ उसी को लागू करें, सामान्य चीजों को लागू न करें। निर्वचन का यह सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम कम्युलेटिव इफेक्ट देखें समाजवादी शब्द का और युक्ति संगत निर्बंधन इसका, तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि समाजवादी शब्द इसे डॉक्ट्रिनरी सेंस में समझा नहीं जा सकता। आप इसका वो अर्थ नहीं ले सकते जो सैद्धांतिक तौर पर समाजवादी शब्द का समझा जाता है। डेफिनेटली समाजवादी शब्द का कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस कुछ और होना चाहिए, जो कि डॉक्ट्रिनरी सेंस से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, हम कल यही बात बोल रहे थे, ठीक है ना, लेकिन हम रीजन नहीं दे रहे थे कल। आज हम रीजन दे रहे हैं कि समाजवादी शब्द इसकी व्याख्या सीमित अर्थों में या फिर डॉक्ट्रिनरी सेंस में नहीं की जा सकती हिंदुस्तान में। इसके लिए आधार क्या है, ठीक है ना। आखिर कोई भी बात निरंकुश ढंग से तो नहीं बोली जा सकती, क्योंकि अगर आप कोई बात निरंकुश ढंग से बोल रहे हैं तो फिर आप में और एक गुंडे में कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है, गुंडा और आम आदमी इसके बीच अंतर यही है कि गुंडा वो है जो निराधार अपनी ही बात को ठीक बताता है, ठीक है, और एक तर्कयुक्त और ठीक आदमी अपनी बात को ठीक बताता है, लेकिन तार्किक ढंग से, रेशनल ढंग से। ठीक है, हालांकि तर्क भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये उपयोगी है, ये व्यवहारिक,
लेकिन तर्क जिसको सत्य बताता है वो सत्य ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तर्क सत्य कुछ भी बता सकता है। जब डीमोनेटाइजेशन लागू नहीं हुआ था, ठीक है, तब अगर आपको 500 का नोट दिया जाता है और यह कहा जाता है ये कागज है, तो आप कहने वाले को बेवकूफ बताते हैं, क्योंकि तार्किक तौर पर सत्य यह था कि वो 500 का नोट है। ठीक है, और जब डीमोनेटाइजेशन लागू हो गया तो तार्किक सत्य और संपूर्ण सत्य एक हो गया कि वो वाकई कागज का टुकड़ा ही बचा। ठीक है, वो 500 का नोट नहीं बचा। इसका मतलब संपूर्ण सत्य उस दिन भी वही था। जिस दिन आप 500 के नोट को कागज का टुकड़ा कह रहे थे, संपूर्ण सत्य उस दिन भी वही था। लेकिन उस दिन एक अन्य सत्य भी अस्तित्व में था, जिसे व्यवहारिक सत्य या उपयोगी सत्य या तार्किक तौर पर सत्य यह कहा जाता है। उस दिन एक स्थिति और थी कि तार्किक तौर पर सत्य और संपूर्ण सत्य, इसके बीच भेद था। और कागज के टुकड़े को आप 500 का नोट भी कह रहे थे। ठीक है, तो उस दिन तार्किक सत्य और व्यवहारिक सत्य, तार्किक सत्य, व्यवहारिक सत्य और संपूर्ण सत्य, ये अलग अलग हो रहे थे। ठीक है, और जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हो गया उस दिन तार्किक सत्य विलीन हो गया और संपूर्ण सत्य यही बचा कि वो कागज का टुकड़ा ही है। तार्किक सत्य जो सत्य प्रतीत होता है, व्यवहारिक तौर पर जो सत्य लगता है, जिसकी उपयोगिता है। उपयोगिता होना और सत्य होना ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि जो उपयोगी है वो संपूर्ण रूप से सत्य भी हो, और हां यह भी हो सकता है कि वो उपयोगी भी हो और संपूर्ण रूप से सत्य भी हो। तो संपूर्ण सत्य अलग बात है, सत्य को उपलब्ध होना डिफरेंट बात है, और उपयोगी सत्य या तार्किक सत्य को उपलब्ध हो जाना ये बिल्कुल अलग बात है। तो तार्किक तौर पर सत्य यह है कि समाजवादी शब्द जो संविधान में प्रयुक्त हुआ, इसको डॉक्ट्रिनरी सेंस में समझा ही नहीं जा सकता। यद्यपि जो लोग समाजवादी शब्द लाए थे वो चीन और रूस से प्रभावित लोग थे, और वो डॉक्ट्रिनरी सेंस में लागू कर देने के लिए ही लाए थे समाजवादी शब्द को। लेकिन समाजवादी शब्द की व्याख्या जब व्यापार और कारोबार के संदर्भों में की जाएगी तो उसे सैद्धांतिक अर्थों में नहीं समझा जा सकता, उसे संवैधानिक अर्थों में ही समझा जाना चाहिए, और समझा जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जहां पर व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता दी, वहां उन्होंने युक्ति संगत निर्बंधन, इसे लगाने की स्वतंत्रता दी। युक्ति संगत निर्बंधन ये शब्द आया है, और युक्ति संगतता ये सार्वभौमिक नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, तो सार्वभौमिक क्योंकि युक्ति संगतता होती है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी, ये परिस्थिति के मुताबिक बदलती ही जाएगी। इसकी कोई सार्वभौमिक व्याख्या संभव नहीं कि सार्वकालिक और सार्वभौमिक रूप से युक्ति संगतता यही रहेगी, ऐसा होता नहीं। युक्ति संगतता एक लचीली संकल्पना है। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लचीलापन है और इसको स्थितियों के मुताबिक व्याख्यायित किया जा सकता है। कभी तो यह प्रतिबंध तक पहुंच जाएगी, कभी तो यह प्रतिबंध लगा देने को भी ठीक मानेगी, यानी गतिविधि को प्रतिबंधित किया जाना यह भी युक्ति संगत माना जा सकता है। जैसे कोरोना के दिनों में
कुछ विशेष प्रकार की कमोडिटीज बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, बर्ड फ्लू ये चलता है तो पूरी तरह, ठीक है, चिकन आदि जो मांस से संबंधित उत्पाद हैं उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध ये भी आ जाता है। ठीक है, युक्ति संगत निर्बंध, तो कभी तो प्रतिबंध की सीमा तक जाएगा और कभी ये थोड़े से भी प्रतिबंध को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिचुएशन क्या है, वाई यू आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं कि युक्ति संगत प्रतिबंध का अर्थ हुआ कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना कितना जरूरी है। सबसे पहली बात, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं आप उस उद्देश्य को, और उस उद्देश्य को यदि आप प्राप्त न करें तो लोकहित यानी जनता को क्या नुकसान होगा, और अगर प्राप्त करें तो संबंधित व्यक्ति को कितना नुकसान होगा, और आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके दबाव में आप उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात बात वही है कि उद्देश्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर माना यह गया कि जो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आप एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं दे रही हैं कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस गतिविधि से जो लाभान्वित हो रहा था उसे उस लाभ से वंचित किया जाए जो लाभ वो इस गतिविधि से पा रहा था। ठीक है, ये न्यायोचित नहीं लगता, और ये न्यायोचित कब नहीं लगेगा, जबकि जनता को बहुत कम फायदा होगा उस गतिविधि को रोकने से और इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तब यह उचित नहीं होगा कि इस गतिविधि को रोका जाए। और परिस्थिति बदलते ही स्थिति यह भी आ सकती है कि इस व्यक्ति को कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन लोकहित में गतिविधि रोकी ही जानी चाहिए। ठीक है, तो युक्ति संगतता ये परिस्थिति पर निर्भर है और परिस्थिति के हिसाब से इसकी व्याख्या चलेगी। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो, यानी उद्देश्य आप जो प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करने लायक कोई परिस्थिति ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आफ्टर दैट you are trying to achieve a particular goal, ठीक है, which is not so beneficial for the general public and it is so injurious towards that person who is running that activity, तो फिर आपकी बात युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, तो युक्ति संगत निर्बंधन इसको हमेशा परिस्थिति के मुताबिक देखा जाएगा, और अगर परिस्थिति के मुताबिक देखा जाए मीनिंग देयर बाय, इसकी कोई सार्वकालिक और सार्वभौमिक परिभाषा हो ही नहीं सकती। और चूंकि व्यापार और कारोबार इसके लिए स्पेसिफिकली कहा कि युक्ति संगत निर्बंधन, इसका मतलब यह हो गया कि समाजवादी शब्द का डॉक्ट्रिनरी सेंस में अर्थ लिया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ही यह निकल आया कि डॉक्ट्रिनरी सेंस में समाजवादी शब्द का अर्थ नहीं होता। आप लिख लो संविधान की प्रस्तावना में। तो फिर सवाल अगला उठता है कि ठीक, युक्ति संगत निर्बंधन ये लगाने की हमें स्वतंत्रता है, और समाजवादी शब्द का डॉक्ट्रिनरी सेंस में अर्थ हम नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्ट्रिनरी सेंस में समाजवादी शब्द का अर्थ यह हो जाएगा कि सामाजिक हित में
ठीक है, फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हम व्यापार और कारोबार इसे करने की स्वतंत्रता सिर्फ राज्य को दें। ठीक है, डॉक्ट्रिनरी सेंस में इसका अर्थ यह हो जाता है कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और वो सारे के सारे राज्य के पास पहुंच जाए। और राष्ट्रीयकरण की अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी दुर्दशा है। हम लोग कई क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण की समस्या झेल भी रहे हैं, हालांकि उससे अपने फायदे भी हैं। ठीक है, सिर्फ नुकसान तो किसी भी चीज के नहीं होते, जहर के नहीं है, सिर्फ नुकसान जिसे आपने जहर के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। यद्यपि दुनिया का कोई सब्सटेंस न तो सबके लिए अमृत है और न सबके लिए जहर है, इसलिए उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई भी चीज कभी भी जहर हो जाएगी और कभी भी अमृत हो जाएगी। क्योंकि गुणात्मक दृष्टिकोण से अमृत और जहर की परिभाषा सिर्फ जीवन देने और जीवन लेने इससे संबंधित है और वो किसी भी सबस्टेंस के उपयोग से संभव है। इसलिए जहर की कोई सार्वभौमिक सार्वकालिक परिभाषा हो सकती तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मानवीय अनुभव ने और मानवीय ज्ञान ने मानवों के एक बड़े वर्ग के लिए जो चीज हानि कर पाई है उसे उसने सामान्य तौर पर जहर के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया है। तो इसलिए हम भी डॉक्ट्रिनरी सेंस में, ठीक है, समाजवाद का जो अर्थ है कि राष्ट्रीयकरण और उत्पादन के साधनों का, उसे देखते हैं तो राष्ट्रीयकरण की समस्याएं हैं, ये हमें दिखाई देती हैं। न तो राष्ट्रीयकरण पूरी तरह बेहतर है और न ही प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह बेहतर है। और इसीलिए हिंदुस्तान में युक्ति संगत निर्बंधनों की बात हुई है, इसी वजह से। ठीक है, और जो निर्माताओं की बुद्धि थी हम उसी को चैलेंज कर दें। और डॉक्ट्रिनरी सेंस में हम समाजवादी शब्द को व्याख्यायित कर दें। यद्यपि जिन्होंने शामिल किया उनकी मंशा यही थी, उनकी मंशा यही थी और उनकी मंशा आज भी प्रकट होती है। सरकारी विभागों में कितनी भी अकर्मण्यता रही, कितनी भी रही, वो हमेशा सरकारीकरण के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। ठीक, आज भी वो मंशा प्रकट हो रही है उन लोगों में जिन्होंने वो शब्द लाए हो। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या अर्थ लें, ये सवाल अगला पैदा होता है। युक्ति संगत निर्बंधन, ठीक है, इनका क्या मतलब है? और युक्ति संगत निर्बंधन इस शब्द के प्रयोग ने एक बात तो तय कर दी कि समाजवादी का अर्थ पूर्ण प्रतिबंध ये नहीं हो सकता। तो समाजवादी शब्द का संवैधानिक अर्थों में क्या अर्थ है और युक्ति संगत निर्बंधन का समाज, ठीक है, समाजवादी शब्द के साथ एक सही अर्थ क्या हो, इसी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये शामिल किए गए। उनका नाम ही है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उनका नाम ही यही है। तो चूंकि वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है तो राज्य की नीति का निर्देशन वहीं से प्राप्त होगा। और जब राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को हम देखते हैं तो चाहे 39A हो, बी हो, सी और डी की चर्चा बहुत न भी करें तो 39A और बी, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48, ये सारे मिलकर पर्यावरण के हित में, ठीक है, आपको अबाध रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए इंडस्ट्री चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, मुख्य रूप से 47, अगर आप ऐसी दवाइयां उत्पादित करोगे और उनका ऐसा प्रचार करोगे कि लोग उनका सेल्फ मेडिकेशन के लिए उपयोग करने लगे तो हम आपको रोकेंगे। ठीक है, तो जो टोटल कम्युलेटिव इफेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का आ रहा है वो ये बता रहा है कि समाजवादी और युक्ति संगत निर्बंधन इन शब्दों का ऐसा अर्थान्वयन होना चाहिए जो लोकहित में व्यापार और कारोबार इसे करने की स्वतंत्रता को
सीमित करने की आज्ञा ये तो दे, क्योंकि 39 से मैं कह रहा कि राज्य ये व्यवस्था करेगा कि उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में संकेंद्रण न हो, और इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो इससे तय हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन को पूर्णतः लागू नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जिस भाषा में बात कही गई, जिस टोन में बात कही गई, बात की टोन का बहुत अर्थ होता है, ठीक है। हमने कहा अरे तुम तो बेवकूफ हो, ये टोन अलग है। इस टोन का मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें बेवकूफ कह रहे हैं, ठीक है। टोन अर्थ बदल देती है शब्दों का। तो जिस टोन में वहां लिखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में संकेंद्रण न हो, इसका मतलब जो निकाला जाएगा, ये जो निकाला जाना चाहिए वो यही निकाला जाना चाहिए कि राज्य ऐसी व्यवस्था तो करे कि उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में संकेंद्रण न हो, लेकिन सब हाथों से उत्पादन के सभी साधन छीनकर अपने हाथों में ले ले, ये अर्थ इन शब्दों का कदापि नहीं हो सकता। ये बात भी यहीं से निकल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सैद्धांतिक अर्थों में, डॉक्ट्रिनरी सेंस में समाजवाद को नहीं लिया जा सकता, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, और सोशल कंट्रोल, युक्ति संगत निर्बंधन की सीमा तक कानून के माध्यम से लगाने का हक सरकार को नहीं, विधायिका को होना चाहिए। या चलो ऐसे ही कह लेते हैं कि सरकार को कानून के द्वारा केवल लोकहित में, केवल लोकहित में, ठीक है, केवल लोकहित में व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता को युक्ति संगतता की सीमा तक निर्बंधित करने का हक मिलना चाहिए। और यह बात अगर समाजवादी शब्द न भी जोड़ा जाए तो भी आ जाएगी, और समाजवादी जोड़ दिया जाए तो भी आ जाएगी, लेकिन समाजवादी शब्द का सैद्धांतिक अर्थ कदापि नहीं आएगा, क्योंकि संविधान में केवल आप समाजवादी तो नहीं पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो अन्य शब्द हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। इसीलिए एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि भारत जहां प्राइवेट सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग निर्मित कर रहा है, जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने बहुत सारे शेयर धारकों के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चला रही हैं, और यदि उन इंडस्ट्रीज को, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर सैद्धांतिक अर्थ ले लेंगे समाजवादी का, तब तो सबका राष्ट्रीयकरण होगा, तब तो ये सब बंद होंगे। तो अगर हम इन्हें बंद करेंगे तो इन इंडस्ट्रीज के कारण जो बहुत सारे लोग रोजगार कमा रहे हैं, गंगा सिर्फ उसको रोजगार नहीं दे रही जो गंगा के तट पर बैठा है, वो उस टूरिस्ट एजेंट को भी, वो उस गाइड को भी रोजगार दे रही है जो गंगा पर घुमा रहा है लोगों को। वो कितनों को रोजगार दे रही इसका अंदाजा ही नहीं है आपको। कुछ बेवकूफ टाइप के लोग लिखते हैं ना, मंदिर मस्जिद बनाने से क्या होगा, उससे भी रोजगार मिलता है, उससे भी रोजगार मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि अस्पताल की कीमत पर इन्हें बनना चाहिए, लेकिन यह भी गलत है कि सिर्फ अस्पताल ही बनने चाहिए, क्योंकि सिर्फ अस्पताल व्यक्ति में नैतिकता का विकास नहीं कर सकते। है तो अस्पताल, जरा कभी किसी बड़े अस्पताल में चले जाना, हम गए इसलिए हमें व्यक्तिगत अनुभव है।
और डॉक्टरों का व्यवहार वहां देखना, अरे मिलिट्री जनरल का व्यवहार बेकार है, ऐसे ठीक है व्यवहार करते हैं डॉक्टर, ऐसा लगता है थल सेना अध्यक्ष आ गए हों। ठीक है, इवन जो सुरक्षा बल होते हैं वो जब ड्रेस में होंगे और सीनियर के सामने आएंगे तब वो उसे सल्यूट करेंगे, और अगर ड्रेस में नहीं है ठीक है तब वो जब सीनियर के सामने आएंगे तो सल्यूट नहीं करेंगे, ऐसे सीना आगे निकाल के जय हिंद ये कहते हैं। तो आपको इस जय हिंद शब्द का उच्चारण बड़े अस्पतालों में सुनने को मिलेगा। डॉक्टर मिलिट्री जनरल की मानसिकता से ग्रसित है। अगर मंदिर नहीं होगा तो ये भावना आप में आ नहीं सकती कि सभी में परमात्मा निवास कर रहा है। ठीक है, तब नर सेवा नारायण सेवा ये सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मंदिर की उपेक्षा नहीं हो सकती, और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग ऐसा करने की बात करते, और उन लोगों को उनका व्यवहार कभी मानवता के साथ देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मंदिर की उपयोगिता क्या होती है। तो गंगा सिर्फ उसके किनारे बसे लोगों को रोजगार नहीं दे रही, उससे कौन कौन प्रभावित होगा ये तो तब पता लगेगा जब गंगा पर जाना रोक दिया जाए लोगों का। और उस स्थिति की तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते कि गंगा सूख जाए। ठीक है, गंगा सूख गई तब तो फिर बहुत ही स्थिति, हम तो उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। खैर, तो प्राइवेट इंडस्ट्री अगर आपने इसे बंद किया तो कौन कौन प्रभावित होगा? ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। और एक्सेलवियर में उन्होंने ये कहा कि भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और वॉट एवर इज रनिंग इन द कंट्री वो सब कुछ संविधान के मुताबिक रन कर रहा है, भले ही ये घोषित है और भले ही ये घोषित नहीं है। हमने ये घोषित रूप से नहीं कहा तुम जिंदा हो तो क्या जिंदा नहीं हो, क्या तुम्हारा जीवित होना मेरी घोषणा पर निर्भर है। हम घोषणा कर दें तुम मृतक हो तो क्या तुम मृतक हो जाओगे? तो सवाल यह है कि सारी प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही है ना हिंदुस्तान में। तो एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह कहा कि समाजवादी शब्द के ये अर्थ नहीं हो सकते, हिंदुस्तान में सीमित अर्थ लिए जाएंगे, और संवैधानिक अर्थ जो समाजवाद का है वो सिर्फ इतना ही है कि उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण कुछ हाथों का नहीं हो सकता। ठीक है, और लोकहित में है सामाजिक नियंत्रण या लोक नियंत्रण सरकार कानून के माध्यम से व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर लगा सकती है। अब सवाल यह पैदा होता कि युक्ति संगत क्या है? तो हमने आपसे कहा कि युक्ति संगतता एक ऐसी संकल्पना है जिसे परिस्थितियों में देखा जाएगा, और यह एक लचीली संकल्पना है। और प्रतिबंध की युक्ति संगतता पर विचार करते समय जो बीजीरो का तरीका है वो तो रहेगा ही कि प्रतिबंध हमेशा सारभूत रूप से और प्रक्रिया के दृष्टिकोण से उचित होना चाहिए, यानी सूचना देकर, उनका पक्ष जानकर, ठीक है, उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देकर प्रतिबंध लगना चाहिए। और प्रतिबंध के अगेंस्ट कहीं अपील या रिव्यू करने का हक यह भी होना चाहिए। तो इसे प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिबंध की युक्ति संगतता निर्धारित करने में सहायक कहा जाएगा, और प्रतिबंध को प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से युक्ति संगत मानेंगे। दूसरा उसे ठीक है सब्सटेंटिवली सारभूत रूप से भी युक्ति संगत होना चाहिए। सारभूत रूप से मीनिंग देयर बाय इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आपको साबित करना होगा कि प्रतिबंध से आम जनता का हित, इसको फायदा पहुंचा है। प्रतिबंध किसी व्यक्ति विशेष इसको फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लगाया गया है। ठीक है, यह भी आपको साबित करना ही होगा, तब यह कहा जाएगा कि सारभूत रूप से प्रतिबंध युक्ति संगत है। तो उसमें ये टेस्ट ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा यह भी देखा जाएगा
कि प्रतिबंध आपने क्यों लगाया, अर्थात कौन सी परिस्थितियां हैं जो इस समय चल रही हैं जिनकी वजह से आप ऐसा मानते हैं कि व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, लोकहित से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और क्या जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो वाकई लोकहित से संबंध रखता भी है। जैसे कोविड के समय स्वास्थ्य ये लोकहित का विषय है, ठीक है, और उसके हक में आपकी व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रताएं सीमित करने की जरूरत हो रही थी, तो कानून के मुताबिक, महामारी अधिनियम के मुताबिक सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। ठीक है, सारी पूरा लॉकडाउन किया। ठीक है, लॉकडाउन को भी ठीक मानेंगे। कौन सा उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हो, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने से किस बुराई को खत्म करना चाहते हो, व्हाट इज द एबल। ठीक है, किसको खत्म करना चाहते हो और क्यों खत्म करना चाहते हो, मीनिंग देयर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस रनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्या हुआ है, क्यों, यह भी देखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप गतिविधि बंद कर रहे हो व्यापारिक या कारोबार की, तो जो उसे चला रहा था उसे नुकसान कितना हो रहा है और लोकहित को फायदा कितना हो रहा है, क्या इसके बीच एक उचित अनुपात है। ये सभी तर्क और तथ्य हैं जिन्हें प्रतिबंध की युक्ति संगतता निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा। और अगर ये सब कुछ ठीक पाया गया, ठीक कैसे पाया जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बुद्धि आप में होगी। अगर ये सब कुछ ठीक पाया गया तो ये किया जा सकता है कि प्रतिबंध पूरी तरह निषेध के रूप में भी लगाया जा सके, कि आप ये गतिविधि चलाओगे ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, आप चलाओगे ही नहीं। अदरवाइज प्रतिबंध को युक्तिसंगत नहीं मानेंगे, और प्रतिबंध अगर युक्तिसंगत ना हुआ तो युक्तिसंगत निर्बंधन लगाने की ही स्वतंत्रता आपको है। अयुक्तिसंगत निर्बंधन यदि आपने लगाए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एनीथिंग व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट कैन नॉट बी रन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हो ही नहीं सकता, उसको स्ट्रिक डाउन करेंगे। और अगर युक्ति संगत है मसला तो फिर निषेध तक आपको पूरी तरह रोका जा सकता है। टोटल प्रोविजन इट इज आल्सो इंक्लूड इन द टर्म रेस्ट्रिक्शन। ये सवाल उठे, हुआ क्या, जो बीड़ी उद्योग है, इस बीड़ी उद्योग में लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। अब जब बीड़ी बनाने का काम करेंगे और खेती किसानी का मौसम होगा, जैसे इस समय अब तो धान लग चुका है, लेकिन अगर 20 दिन पीछे जाएं, 25 दिन पीछे जाएं तो धान लग रहा था, और धान लगने के लिए लेबर चाहिए, ठीक है, मैन पावर चाहिए, धान मशीन से नहीं लगेगा। और अगर कहीं मशीन ऐसी आ भी गई हो तो कम से कम हिंदुस्तान में मॉस स्केल पर अभी मशीन ऐसी नहीं आई है। अब सब बीड़ी बना रहे हैं, और बीड़ी पिएंगे तो लोग मरेंगे, लेकिन पीना हम रोक भी नहीं पा रहे। तो एक आवश्यक मजबूरी, एक आवश्यक बुराई के तौर पर उसको हम बियर कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। आप वो कुछ भी नहीं रोक सकते जिसे लोग करना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि रिश्वत कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। लाओ लिख के दे दूं, कहीं कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि लोग मेरी आलोचना करें तो करें, ठीक है, और जो आलोचना करते हैं सबसे ज्यादा रिश्वती वही होते हैं।
इस देश में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने का रिकॉर्ड उन्हीं ने कायम किया जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की बातें करते थे। जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की बातें करे वो सबसे ज्यादा बेईमान होता ही है। और रिश्वत कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि लोग लेना चाहते हैं, लोग देना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। रिश्वत के रूप बदल सकते हैं, ठीक है, आज पैसे में चल रही है, कल किसी और चीज में चलेगी, ये चलेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जिस दिन आदमी में आगे, जिस दिन विकास रुकेगा उस दिन रिश्वत रुकेगी। जब तक विकास की इच्छा आदमी में है तब तक रिश्वत है, क्योंकि रिश्वत विकास का एक, ठीक है, माध्यम है। आप विकास की बात छोड़ दो, आप पे क्षमता है, आप क्षमता के आधार पर विकास करोगे, दूसरे में नहीं है, लेकिन विकास तो वो करेगा, क्योंकि आपने विकसित व्यक्ति का ही सम्मान करना सीखा है। हालांकि ये आदत ठीक है, लेकिन तुम्हारी विकास की परिभाषा ही गलत है। तुम्हारी परिभाषा के मुताबिक जो विकसित है, तुमने सिर्फ उसका सम्मान करना सीखा है, इसलिए हर आदमी विकास करेगा और हर आदमी में विकास की क्षमता नहीं हो सकती। इसलिए जब तक तुम्हारे द्वारा परिभाषित विकास की आकांक्षा समाज में मौजूद है, तब तक रिश्वत नहीं रोकी जा सकती, ये नहीं रुकेगी। आप कर लो जो मना है तो कर। तो ऐसे बीड़ी है, ऐसे शराब है, आप बड़े बड़े उपदेश करो, कुछ नहीं हो रहा है। आदमी में आनंद प्राप्ति की इच्छा है, ठीक है, ये उसे प्रेरित करती है, वो आनंद प्राप्त करके रहेगा। मनुष्य के जीवन की जो अंतिम खोज है वो आनंद की है। और मजेदार यह है कि आनंद और स्वतंत्रता ये हिंदुस्तान में एक मानी गई है, ठीक है। इसीलिए हमने मोक्ष का नाम क्या रखा? मुक्ति। मुक्ति का मतलब स्वतंत्रता होता है, ठीक है, हम मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो आनंद, इसकी खोज मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और जब आनंद मनुष्य के जीवन की उच्चाकांक्षा है तो आनंद सबको मिलेगा नहीं। आनंद के लिए मुक्त होना होगा, और मुक्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुक्त होने के लिए आकांक्षा से मुक्त होना पड़ेगा, और आकांक्षा से मुक्ति बहुत दिक्कतजनक है। तो जो कर पाएंगे वो कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वे भी आनंद की खोज में जरूर जाएंगे। रास्ता सही नहीं मिलेगा तो गलत पकड़ेंगे, वो शराब पिएंगे और बीड़ी पिएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप समाज को शराब और बीड़ी से मुक्त करना चाहते तो उपदेश नहीं, उनके आनंदित होने के मार्ग ये बताइए। जब तक उनके आनंदित होने के मार्ग आप नहीं खोजेंगे नए, तब तक बीड़ी और शराब नहीं रुकने वाली। वो एक आवश्यक बुराई है, उसे हम बियर करने को बाध्य है। और आनंद की खोज ये ईश्वर के बिना संभव नहीं है, और ईश्वर के आप विरोधी हैं। आप तो आइंस्टीन से भी बड़े कुछ वैज्ञानिक अपने को मानते हैं। आइंस्टीन भी कहता था कि नहीं, कुछ तो है जिसे हम आज तक नहीं जान सके। आप तो उससे भी ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो आपकी ये खोज निरर्थक है, चलती रहेगी। खैर, तो बीड़ी रोकी नहीं जा सकती। अब हुआ क्या कि पूरा गांव बीड़ी बना रहा। अब गेहूं के सीजन में खाद डालने वाले नहीं मिल रहे, धान के सीजन में, ठीक है, धान का पौधा जिसे बेड़ बोलते हैं उसे गाड़ने वाले लोग ये नहीं मिल रहे। अब खाना नहीं खाओगे तो फिर बीड़ी भी मजा नहीं देगी। बीड़ी भी खाना खाने के बाद ही अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन ये समझाए कौन? आप अपने हित के आगे कुछ देखने को तो तैयार नहीं। तो क्या किया? अच्छा, बीड़ी हर क्षेत्र में बन भी नहीं रही,
उत्तर प्रदेश में बीड़ी थोड़ी बन रही है, जहां तेंदूपत्ता वहीं तो बनेगी। तो गेहूं तो उत्तर प्रदेश में भी उत्पादित हो रहा, उन्हें लग रहा बीड़ी बना के तो हम कमाई लेंगे, उत्तर प्रदेश से गेहूं आएगा खरीद लेंगे। लेकिन जहां बीड़ी बन रही वहां गरीब वर्ग भी है, वो कहां से खाना खाएगा? अगर उत्तर प्रदेश से गेहूं जाएगा तो महंगा होगा। तो इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक टोटल प्रोविजन लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, टोटल, कि जब खेती किसानी के काम चलेंगे उन दिनों बीड़ी कोई नहीं बनाएगा। खेतों में काम करो ना करो, बीड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, अब जब बीड़ी नहीं बने तो करो क्या, खाली तो नहीं ही रहोगे। ठीक है, तो काम करोगे ही, उनका बीड़ी नहीं बनेगी। अब सवाल यह है, जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा यह प्रतिबंध अयुक्ति संगत है, यह हमारे व्यापार और कारोबार पर प्रतिबंध लगाता है, और अगर इन्हें प्रतिबंध लगाने का हक है भी तो वो युक्ति संगत होना चाहिए। ये अयुक्ति संगत प्रतिबंध है। न्यायालय ने ठीक पाई उनकी बात और उनका कि बीड़ी बच्चे भी बनाते हैं, बीड़ी बूढ़े भी बनाते हैं, बीड़ी महिलाएं भी बनाती हैं, और बीड़ी जवान और वो लोग भी बनाते हैं जो खेतों में काम करते हैं। तो आप टोटल प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? आप ये कहो ना कि जो खेतों में काम करने योग्य अर्थात इस आयु वर्ग के लोग ये काम नहीं करेंगे, इनके लिए बीड़ी कारखाने में नियोजित किया जाना नियोजक के लिए नुकसानदेह होगा। अगर नियोजक ये करेगा तो हम ये करेंगे। जो खेतों में काम करते ही नहीं है वो अगर बैठ के बीड़ी बनाएंगे तो उनकी तो और एडिशनल इनकम होगी। तो आपका प्रतिबंध ठीक नहीं है, और अगर ठीक हो तो टोटल प्रोविजन भी युक्ति संगत निर्बंधन की सीमा में आएगा। जैसे तांबा, कॉपर, ये ब्राजील में उत्पादित होता है, सर्वाधिक तांबे के खाने ब्राजील में, और तुम्हारा एसी हो, पंखा हो, सब में जो बाइंडिंग होती है वो तांबे की होती है। तो तांबा चाहिए, और लोग कितने अब क्या कर रहे हैं, तांबे के लाइसेंस मिले हुए बाहर से तांबा मंगा रहे हैं और मनमाने रेटों में बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने टोटल प्रोविजन कर दिया, कहा नहीं कोई तांबे में व्यापार नहीं करेगा सिवाय हमारे। हम ही उन्होंने एक स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाया और कहा तांबा सिर्फ ये बेचेंगे, जिसको चाहिए इन्हीं से ले। ठीक है, और वो गवर्नमेंट की संस्था है, लोक हित में अन्य सभी को रोक दिया जाना ठीक माना गया। ठीक है, जो ऋषिकेश नगर पालिका है, ऋषिकेश नगर पालिका ने यह ऑर्डर निकाला कि ऋषिकेश, मुनि की रेती और हरिद्वार का जो लोकल एरिया है इसमें मांसाहार, अंडा नहीं मिलेगा, शराब नहीं मिलेगी। तो इन लोगों ने चैलेंज किया कि हमारे व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कोर्ट ने कहा कि जो युक्ति संगत निर्बंधन, ये शब्द ऐसा है कि परिस्थिति में देखा जाएगा, उन शहरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए और उन शहरों के सामाजिक और आर्थिक हितों को देखते हुए। अगर आपने वहां शराब, अंडा, मछली ये बिकवाना शुरू की तो श्रद्धालु हो सकता है जाना बंद कर दे, और श्रद्धालु ने जाना बंद किया तो तुम भूखों मरोगे, क्योंकि वहां की सारी अर्थव्यवस्था श्रद्धालुओं के जाने पर निर्भर है। और हो सकता है श्रद्धालु फिर तुम्हें कूटे वहीं गिरा के, ये भी हो सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये भी पैदा होगी। ठीक है, तो युक्ति संगत ये शब्द अपने में लचीलापन लिए हुए,
और इसलिए 3 जगह आपको प्रतिबंधित किया, तो इसमें क्या गलत हो गया? इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो युक्ति संगतता, कई बार प्रतिबंध यहां तक आएगी और कई बार युक्ति संगतता इस बात की मांग करेगी कि जो प्रतिबंध लगाया गया वो उतना प्रतिबंध न लगाया जाए। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्षेत्र है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम बाहर कुछ भेज रहे और बाहर से कुछ मंगा रहे हैं, तो सिर्फ ये एक व्यापारिक गतिविधि मानी जाए, ऐसा नहीं है। इससे विदेश नीति, ठीक है, इससे हमारे, ठीक है, जो रक्षा से संबंधित बातें हैं, इवन हमारी जो साख है उस पर भी प्रभाव आता है अंतरराष्ट्रीय रूप से। हम व्यापार करेंगे, ठीक है, हम व्यापार करेंगे, मीनिंग देयर भाई आपका नहीं, हम तो पाकिस्तान को भेजेंगे क्योंकि हमें तो फायदा होता, हमें व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता है, हम क्यों रोकें? हुआ होगा ऑपरेशन सिंदूर, हम काहे रोकें? हमें तो फायदा हो रहा। वहां जाएगा तो प्रॉस्पेरिटी वहां आएगी, और वहां प्रॉस्पेरिटी आएगी तो हमारे यहां आतंकवाद बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय रूप से हमारी जो साख है उसको बट्टा भी लगेगा कि हम ऐसे देशों से भी व्यापार कर रहे हैं, यानी व्यापार हमारे लिए प्रमुख हो गया। हमारे लिए अपने देश के नागरिकों का जीवन भी प्रमुख है, ठीक है। इस मामले में हमारे देश के क्रिकेटर भी बहुत ही बेशर्म किस्म के लोग हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर मना कर देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। ये बताते हैं, अभी सौरभ गांगुली का स्टेटमेंट था कि ये तो घटनाएं चलती ही रहती हैं, इसमें खेल पर असर नहीं आना चाहिए। फिर काहे पर असर आना चाहिए? क्यों चलती रहती है? क्यों तुम खेलोगे? ऐसा कहूं तो तुम खेल के वहां हिंदुस्तान के जीवन स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए दे रहे हो, क्या जरूरत तुम्हें खेलने की? मत खेलो। जो 10-11 लोग जीतेंगे हारेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? औरों के साथ खेलो, ठीक है। और चलो पड़ता भी हो तो उस फर्क को बियर किया जाना चाहिए। जितना यहां लोकप्रिय उतना ही तो वहां लोकप्रिय, तो उन्हें भी तो नुकसान होगा, तुम्हें होगा तो बियर करो, ठीक है, खाए। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आयात निर्यात है, इसमें विदेश नीति, रक्षा नीति, ये सब कुछ समाहित होता है, ठीक है। इसलिए आयात निर्यात ये सामान्य व्यापार नहीं माना जा सकता। यानी कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं ये कि व्यापार के आधार पर युक्ति संगत निर्बंधन की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। युक्ति संगत निर्बंधन की व्याख्या जो एक व्यापार के लिए है वो दूसरे व्यापार के लिए हो, यह भी जरूरी नहीं। जैसे सामान्य तौर पर यह अयुक्ति संगत माना जाएगा कि सरकार आपसे व्यापार करने की स्वतंत्रता छीन ले और किसी एक व्यक्ति में या किसी एक संस्था में संबंधित व्यापार को करने की स्वतंत्रता निहित कर दे और यह कहे कि नहीं यही करेंगे। अपने पक्ष में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं अनुच्छेद 19(6)(2) के मुताबिक। लेकिन अगर लोकहित मांग कर रहा है तो किसी एक व्यक्ति में भी निहित कर सकते हैं, शर्त यही कि लोकहित ये, ठीक है, उससे सध रहा हो तो ऐसा भी किया जा सकता है। व्यापार के मुताबिक उसकी युक्ति संगतता की डेफिनेशन अलग होती जाएगी। तो जहां तक आयात निर्यात का सवाल है, वहां गवर्नमेंट वचनात्मक निबंध जैसे सिद्धांत के रहते हुए भी अपनी बात से अलग हट सकती है, ठीक है। आयात निर्यात इसके संबंध में गवर्नमेंट ने क्या किया है, विशेषकर तांबे के संबंध में, ठीक है, उन्होंने 2 ऑर्डर्स निकाले, ठीक है, कॉपर कंट्रोल ऑर्डर
इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर और एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी नहीं करेगा। और हमने आपको बताया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इसके पक्ष में, और उसके बाद उन्होंने जैसे कंट्रोल ऑर्डर निकाले और कहा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, और फिर एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, पॉलिसी अलग बात होती है और एक्ट अलग बात होती है। पॉलिसी हमेशा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी कार्यपालिकी शक्ति है उसमें बनाई जाती है, और एक्ट हमेशा विधायी शक्ति इसके प्रयोग से बनता है। फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उसमें कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, और उन्होंने उस पॉलिसी में यह भी लिखा कि जो ये शर्तें पूरी करेगा वो भी कर सकता है व्यापार। जब और लोगों ने मांगे लाइसेंस तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को परिवर्तित कर लिया, और वचनात्मक विबंध का सिद्धांत कहता है कि आप अपनी पॉलिसी को परिवर्तित नहीं कर सकते। जिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ व्यापार नहीं है, ये अन्य चीजों से भी जुड़ा है, विदेश नीति से, रक्षा नीति से, देश की साख से। तो यहां गवर्नमेंट के ऊपर वे सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते जो नीति के परिवर्तन के संबंध में अन्य बातों के संदर्भ में लागू किए जाते हैं। और यहां गवर्नमेंट एकदम ठीक है, वो मना कर रहे तो ठीक कर रहे। यानी यहां पर एक संस्था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पक्ष में भी व्यापार और कारोबार के हक इकट्ठे कर देना भी लोकहित में ठीक माना गया है। ठीक है, टोटल प्रोविजन यह भी ठीक माना जा सकता है। हां, यह ठीक है कि कभी भी जो कानून टैक्स के उनको प्रतिबंध माना ही नहीं। ठीक है ना, टैक्सिंग लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा है 301 से 306 तक जब बात कर रहे थे, अगर व्यापार करने पर प्रतिबंध है, ठीक है, तब टैक्सिंग लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है। लेकिन जो जुडिशियल पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने टैक्सिंग लॉ को क्या माना है, कंपनसेटरी टैक्स, और टैक्सिंग लॉ को भी युक्ति संगत निर्बंधन यही माना है कि अगर निर्बंधन भी मान लें तो वो युक्ति संगत है। अव्वल तो निर्बंधन है ही नहीं। ठीक है, और आपको यह भी बताया गया था कि जो लेबर लॉज है, ठीक है, लेबर लॉज जो कहते हैं आप फंड देंगे, आप बीमा देंगे, आप ग्रेच्युटी देंगे, आप पेंशन देंगे, और आप मिनिमम वेजेस देंगे। अब कोई इंडस्ट्री कहेगी साहब मिनिमम वेजेस संबंधी कानून हमारी जो क्षमता है उससे अधिक भत्ता वेतन के तौर पर निर्धारित कर रहा है, इसलिए हम देने में अक्षम है। और व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता हमारी कहती है कि हम कोई भी व्यापार कारोबार करेंगे, और अगर आप हमें मिनिमम वेतन देने पर मजबूर करोगे तो हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। और ये युक्ति संगत निर्बंध, तो फिर दो तर्क, सारी बातों को साथ लिया जाएगा। आपको किसी का शोषण करने का भी कोई हक नहीं है। शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार यह भी व्यक्ति के पास है, यह भी व्यक्ति के पास है। अब आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार व्यक्ति के पास है, ठीक है ना, आपके पास तो नहीं है, और व्यक्ति तो राजी है, ठीक है, मिनिमम वेजेस पर काम करने के लिए। ठीक है, तो फिर हमारा तर्क, अगर यही तर्क हम अनुच्छेद 21 के आधार पर दे तब भी आप यही कह दोगे कि वो व्यक्ति का। तो फिर हमारा तर्क है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम ऐसी व्यवस्था निर्मित करेंगे, ठीक है, जिसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, देश के सभी, ठीक है, हिस्सों में और देश की शासन व्यवस्था के सभी भागों में अनुप्राणित होता रहे। यह व्यवस्था किसे निर्मित करनी है, हमें। और अनुच्छेद 39
यह व्यवस्था हमें करने का निर्देश देता है कि उचित वेतन मिले। ठीक है, इसलिए हम तो करेंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हो अयुक्ति संगत निबंधन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के फर्दरेंस के लिए जो भी प्रतिबंध लगेगा वो अयुक्ति संगत नहीं है, ऐसा बहुत बार कहा गया। और आप तो मिनिमम वेजेस देने की बात की गई है, मिनिमम फेयर, ठीक है, और लिविंग, 3 प्रकार के वेजेस होते हैं। आपसे चर्चा हुई थी जब हम लोग ट्रॉट पढ़ रहे थे, कहा गया था मिनिमम वेजेस का मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान इतना दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब हम बात करते हैं लिविंग वेजेस की, तो लिविंग वेजेस का मतलब है इसमें शिक्षा, चिकित्सा, ये खर्च और जुड़ जाते हैं। और फेयर वेजेस का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री की क्षमता के मुताबिक जो लाभ में उचित हिस्सा होना चाहिए। आप जो मीन है, जो माध्य है मिनिमम और लिविंग का, इतना निकालकर फेयर वेजेस इसकी गणना कर सकते हैं। तो आप तक मिनिमम वेजेस देने की अपेक्षा हुई है कि मिनिमम वेजेस आप दीजिए, और आप कहते हैं वो भी नहीं देंगे हम। ठीक है, तो आपको अगर ये देने के लिए विवश किया जा रहा है तो इसे अयुक्ति संगत निर्बंधन नहीं कहा जा सकता। हां, ग्रेच्युटी, ये एक ऐसा शब्द है, ग्रेच्युटी का मतलब होता है आपने हमारी बहुत दिन सेवा की, इससे प्रसन्न होकर हम आपको कुछ देंगे। ठीक है, जो आपके हक से जो आपको मिला है उससे अलग होगा। ठीक है, तो ग्रेच्युटी के बारे में यह कानून बना हुआ है कि 15 वर्ष जो सेवा करेगा उसे नियोजक ग्रेच्युटी के तौर पर अतिरिक्त धनराशि देगा। सरकार ने इसको 5 साल कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अयुक्ति संगत है, क्योंकि सवाल ये है, ये व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता पर अयुक्ति संगत निर्बंधन है। क्यों? क्योंकि ये तो उसके श्रम का परिणाम नहीं है, ये सेवा का परिणाम है। और 5 साल की सेवा उतना समय नहीं माना जा सकता जिसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की अपेक्षा कोई करे, ये नहीं। ठीक है, सामान्य तौर पर सरकार को यह हक नहीं है, सामान्य तौर पर, कि वो आपसे चीज सस्ती ले और खुद महंगी बेचे। सामान्य तौर पर सरकार को यह हक नहीं है। कारण यह है कि हमने लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था अपनाई है, और स्टेट के लिए काम करने का जो अंग है वो सरकार है। इसलिए स्टेट कुछ कर रहा है तो सरकार के माध्यम से ही करेगा। तो सरकार को यह हक नहीं है कि वो आपसे चीजों को सस्ता ले और महंगा बेचे, लेकिन लोक हित में वो ये भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, चीनी मिलों से कहा कि आप हमें अमुक रेट पर चीनी देंगे विदेशों को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, और जो रेट गवर्नमेंट ने चेक तय की है, और 50% जो आपका उत्पादन है उसका 50% आप हमें देंगे टू अर्न द, ठीक है, विदेशी मुद्रा। जो विदेशी मुद्रा है उसे प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि उन्होंने चीनी मिलों से कहा कि आप आधी चीनी विदेशों में सप्लाई के लिए हमें देंगे और 50% हम सप्लाई करेंगे विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए, और आपको चीनी का ये रेट मिलेगा। और खुद जो विदेशों से लिया वो रेट ज्यादा था। ठीक है, अब लाभ नहीं गवर्नमेंट कमा सकती है। ठीक है, ये चैलेंज हो गया कि अयुक्त संगत है, हमसे तो कम में ले रहे, बेच उन्हें ज्यादा में रहे, हमें दे ही नहीं रहे, हमें नुकसान हो रहा है, और जब नुकसान होगा तो हमें इंडस्ट्री बंदी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि युक्ति संगत निर्बंधन शब्द है। और अगर आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा तो 50% तो आपको मिल रहा है, वो आप ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, ओपन मार्केट से जो आपको लाभ आ रहा है,
और यहां जो नुकसान हो रहा इसे जब हम मिलाते हैं तो बहुत कम, अगर घाटा माने भी, अब तो घाटा है नहीं, और माने भी तो रुपए 2 रुपए का घाटा है, जो देश हित में तो लोगों ने प्राण दे दिए, आपको भी सहन करना चाहिए, ठीक, और नहीं माना तो युक्ति संगतता, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा अलग अलग है, और युक्ति संगत निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, और व्यापार के मुताबिक युक्ति संगत निर्बंधन अलग अलग होते जाएंगे, ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत और बचा होगा तो हम देख लेंगे, और नहीं तो कल अनुच्छेद 20 पर बात करेंगे हम लोग, देखेंगे।